लियोनार्डो दा विंची, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है मोनालिसा की वो रहस्यमयी मुस्कान। लेकिन उस महान कलाकार की पहचान के पीछे एक और शख्सियत भी छुपी थी। एक ऐसा आविष्कारक जो विनाश के सबसे घातक हथियार बना रहा था। तो आज हम उसी जीनियस के दोहरे जीवन की परतों को खोलेंगे। ये चौंकाने वाले शब्द किसी क्रूर तानाशाह के नहीं, बल्कि खुद लियोनार्डो दा विंची के हैं। सोचिए, ये बातें उस शांत कलात्मक छवि से कितनी अलग हैं जो हम सब जानते हैं। और बस यहीं से सच की हमारी पड़ताल शुरू होती है। और यहीं दा विंची की जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ वो शख्स है जो दुनिया में खूबसूरती बिखेर रहा है, और दूसरी तरफ वही शख्स उसी दुनिया को तबाह करने के तरीके डिजाइन कर रहा है। एक निर्माता बनाम एक विध्वंसक। और यही कश्मकश इस पूरी कहानी की नींव है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है जब वो 24 साल के थे। लियोनार्डो पर एक बहुत ही घिनौना आरोप लगा, जिसने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इस सरेआम बेइज्जती ने उन्हें समाज से दूर 4 साल के अकेलेपन में धकेल दिया। और जानते हैं, उसी अंधेरे दौर में उनकी निजी नोटबुक्स का जन्म हुआ, जहां उनके सबसे बड़े आइडिया और सबसे गहरे डर कैद होने वाले थे। वो 4 साल उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अब उनका दिमाग कला से हटकर शक्ति और सैन्य रणनीति के खेल में उतरने लगा। अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की धुन में वो मिलान गए, और वहां उन्होंने खुद को एक बिल्कुल नए अवतार में पेश किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। उन्होंने मिलान के ड्यूक को एक खत लिखा, जिसमें अपनी कला का जिक्र तो बस नाम के लिए किया। इसके बजाय उन्होंने खुद को एक वॉर इंजीनियर के तौर पर पेश किया, जो ऐसे हथियार बना सकता है जिन्हें कोई हरा न सके। अपनी कलात्मक पहचान को दबाकर उन्होंने एक ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक पहचान को चुना। और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार डिजाइन किए जिनकी उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे द ग्रेट क्रॉसबो, जो 2 मंजिला इमारत जितना बड़ा था, या फिर 33 बैरल ऑर्गन, जो एक तरह की शुरुआती मशीन गन थी जो एक साथ गोलियों की बौछार कर सकती थी। और तो और कछुए जैसा दिखने वाला ये बख्तर बंद टैंक, जो एक चलता फिरता किला था जिसके अंदर सैनिक महफूज रहकर चारों तरफ हमला कर सकते थे। वो सिर्फ वॉर मशीनें नहीं बना रहे थे, वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की लड़ाई भी लड़ रहे थे। और उनके अपने ही शब्द, जैसे ये वाला, उनकी उस क्रूर सोच को दिखाते हैं जहां इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। सब कुछ बस ठंडे गणित जैसा था। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने अपनी इन जानलेवा मशीनों में जानबूझकर कुछ डिजाइन की खामियां छोड़ी थीं, जैसे कि गियर मैकेनिज्म को उल्टा बना देना ताकि वो काम ही ना कर सकें। तो क्या ये एक तरह का मूक विरोध था? क्या लियोनार्डो खुद के ही जीनियस से दुनिया को बचाना चाहते थे? ये सवाल उनके अंदर चल रहे संघर्ष को और भी गहरा बना देता है। जमीन पर विनाश के इतने हथियार बनाने के बाद लियोनार्डो की नजरें अब आसमान की ओर थीं। शायद वो युद्ध की इस क्रूरता से दूर विज्ञान की दुनिया में कोई सुकून ढूंढ रहे थे। उनका अगला जुनून था इंसानी उड़ान। उनके अपने ही शब्द उनके इस जुनून की गहराई को बयां करते हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक ऐसी धुन थी जिसने उन्हें कभी चैन से बैठने ही नहीं दिया। उनकी ये जो उड़ान की खोज थी ना, वो असल में गलतियों से सीखने की एक कमाल की कहानी है। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाने से काम बन जाएगा, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर उन्हें असली राज पता चला। पंख का घुमावदार आकार ही हवा को काबू करके ऊपर उठने की ताकत, यानी लिफ्ट पैदा करता है। और बस इसी समझ के साथ उन्होंने ग्लाइडर का डिजाइन तैयार किया, जो एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों पर आधारित था। ये अपने समय से 300 साल आगे की सोच थी। आसमान को समझने की कोशिश के बाद लियोनार्डो का ध्यान दुनिया की सबसे पेचीदा मशीन पर गया, यानी हमारा अपना शरीर। ये उनका एक और बड़ा जुनून था। उस जमाने में ये करना आसान नहीं था। चर्च के सख्त नियमों के खिलाफ जाकर लियोनार्डो ने कानूनी तौर पर मानव शवों तक पहुंच हासिल की। उन्होंने 20 से ज्यादा लाशों का विच्छेदन किया, और हर चीरे के साथ वो 150 साल पुरानी गलत मेडिकल थ्योरी को भी चीर रहे थे। उस समय तक डॉक्टर गैलेन के सिद्धांतों को मानते थे, जो असल में जानवरों पर आधारित थे। गैलेन कहते थे कि दिल आत्मा की ऊर्जा बनाता है, लेकिन लियोनार्डो ने दिखाया कि नहीं, दिल एक मैकेनिकल पंप है। रीढ़ की हड्डी एक ऐसा आकार का शॉक एब्जॉर्बर है,
और हमारी मांसपेशियां वो किसी इंजीनियर के बनाए लीवर और पुली की तरह काम करती हैं। वो सिर्फ शरीर को देख नहीं रहे थे, वो कुदरत के इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट को डिकोड कर रहे थे। लेकिन एक अंग था जो उन्हें सबसे ज्यादा खींच रहा था, दिल। और यहीं पर उनकी सबसे गहरी और सबसे क्रांतिकारी खोज छिपी हुई थी। लियोनार्डो ने पाया कि दिल में खून सीधी लाइन में नहीं बहता, बल्कि एक भंवर, एक स्पाइरल पैटर्न में घूमता है। ये घुमावदार बहाव दिल के वाल्व को ज्यादा असरदार तरीके से और आराम से बंद होने में मदद करता है। ये खोज इतनी एडवांस थी कि आज के मॉडर्न साइंस को भी इसे एमआरआई तकनीक से कंफर्म करने में पूरे 500 साल लग गए। लेकिन इतनी कामयाबियों के बावजूद लियोनार्डो की जिंदगी का आखिरी अध्याय बेहद दुखद था। ये वो वक्त था जब उनकी बेहिसाब महत्वाकांक्षा और बेरहम हालात आपस में टकराए और इस जीनियस को तोड़कर रख दिया। उनकी आखिरी साल बस नुकसान और नाकामियों से भरे थे। उनकी रिसर्च पार्टनर की प्लेग से मौत हो गई, जिससे शरीर रचना पर उनका काम रुक गया। पोप ने ये कहकर उन्हें नीचा दिखाया कि वो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, और आखिर में एक स्ट्रोक ने उनके दाहिने हाथ को हमेशा के लिए बेकार कर दिया। और अपनी मौत के करीब उनके मन में कामयाबी का एहसास नहीं, बल्कि एक गहरा अफसोस था। उन्होंने लिखा, मैंने भगवान और इंसानियत को निराश किया है क्योंकि मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। ये एक जीनियस की दर्द भरी आखिरी स्वीकारोक्ति थी। सोचिए, उनकी अपनी ही नज़र में उनकी सारी अविश्वसनीय उपलब्धियों के बावजूद वो एक नाकामयाब इंसान थे। उनकी नोटबुक्स के आखिरी पन्नों पर यही दर्द भरा सवाल बार बार मिलता है, मुझे बताओ, क्या मैंने कभी कुछ पूरा किया है? और सबसे बड़ी त्रासदी, उनकी मौत के बाद उनकी वो निजी नोटबुक्स, जिनमें उनका असली जीनियस, उनके सारे वैज्ञानिक रहस्य छिपे थे, पूरे 259 सालों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहीं। आज लोग लियोनार्डो को उनकी कुछ पेंटिंग्स के लिए याद करते हैं, लेकिन उनका असली खजाना तो उनकी उन नोटबुक्स में बंद है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसे दिमाग की उन निजी लिखावटों में और क्या-क्या रहस्य दबे हो सकते हैं? एक ऐसा दिमाग जो भविष्य को देख सकता था,